तो नमस्कार। आज अंशु स्टूडी वीएन चैनल में आपका स्वागत है और आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर है आपके समक्ष। और आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं ज्वार भाटा से। और ज्वार भाटा जो कि एक जो आपके यूजीसी नेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आप रेट के लेवल से यानी किसी भी लेवल से पढ़ो आप, तो ये जो ज्वार भाटा वाला जो टॉपिक है हमेशा प्रश्न बनता ही बनता है। यानी यूजीसी नेट में और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो प्रश्न हमेशा ही बनता है इसका। मैंने काफ़ी बार इसको नोटिस किया है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ से हम इस टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं। कोई आपको अगले जो भविष्य में अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी चिंता नहीं होगी, यानी चिंता मुक्त होकर आप पढ़िए और आराम से इस टॉपिक को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा टाइड्स। मर्रे के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में मर्रे ने कहा है और बहुत अच्छी परिभाषा है, इससे और बेहतर परिभाषा हो नहीं सकती है। और यही परिभाषा है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल का जो है वहाँ का जो नियमित जल है वो जो नियमित तल जो है वो नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे आने की जो प्रक्रिया है वो ज्वार भाटा है, ध्यान रखना। अब देखिए ज्वार भाटा की परिभाषा से हम परिचित हो गए, विदित हो गए। अब आगे देखिए, समुद्र का जल दिन में 2 बार चढ़ता है और 2 बार नीचे उतरता है। यानी चढ़ेगा तो नीचे उतरेगा ही, तो ऐसी प्रक्रिया 2 बार होती है दिन में। इस प्रकार प्रत्येक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। मैं आपको पहले ही बता दिया है कि जो है जल का ऊपर चढ़ना ज्वार और वापस नीचे आना भाटा होता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिन में 2 बार आते हैं, यानी 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा जो है होते हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। यहाँ से प्रश्न सीटेट में भी पिछली बार पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि समकोणीय स्थिति में जो है कौन सा ज्वार भाटा होगा, दीर्घ होगा या लघु होगा या अयनवर्तीय होगा। जो भी होगा वहाँ पर ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन वहाँ पर जो है लघु ज्वार भाटा आता है समकोण की दशा में। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली हमें। चलिए देखिए, समुद्र में ज्वारीय लहर की ऊंचाई के अनुसार ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। यानी लघु जो ज्वार भाटा है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु ज्वार कहते हैं जिसको हम, और एक दीर्घ ज्वार। यानी दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। चलिए दीर्घ ज्वार के बारे में हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इस अवस्था में सूर्य चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति पृथ्वी के धरातल पर कार्य करती है। इससे बहुत अधिक अंतर वाले ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसे ही वृहत या दीर्घ ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या या पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होती है। तो आप समझ गए, दीर्घ ज्वार साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचे होते हैं। यानी मैं सीधे शब्दों में ये कह दूं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो सूर्य और चंद्रमा की जो है आकर्षण शक्ति एक साथ में काम करेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि जो जल है जो है थोड़ा सा बहुत अधिक ऊंचाई के साथ में ऊपर चढ़ेगा और वापस जो है नीचे जाने की प्रक्रिया होगी। तो उसमें ये जो प्रक्रिया हमेशा ध्यान रखना, यानी सीध में कब होंगे, या तो अमावस्या को होते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कब होते हैं सीध में, तो 2 अवस्थाओं में होते हैं सिर्फ, या तो अमावस्या को होते हैं या पूर्णिमा को होते हैं। तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही दीर्घ ज्वार आते हैं। यानी वृहत ज्वार या दीर्घ ज्वार जो है सिर्फ अमावस्या को आता है और पूर्णिमा को आता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर अमावस्या और पूर्णिमा का अगर आपको ध्यान है तो आप दीर्घ ज्वार को कभी गलत नहीं करने वाले। तो चलिए, दीर्घ ज्वार साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचे होते हैं। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर पूर्णिमा है, देखिए यहाँ ये जो सूर्य का जो पार्ट दिखाया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ। ये जो सूर्य है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। अब ये अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही आते हैं और ये एक सीध में देख सकते हैं आप, एक सीध में। और ऐसी स्थिति बनती है तभी जाकर जो है जो दीर्घ ज्वार आते हैं। आगे देखिए लघु ज्वार। प्रत्येक मास के शुक्ल
पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा समकोण पर होते हैं। यानी लघु ज्वार प्रत्येक मास में, आप जानते हो एक मास में जो है 30 दिन होते हैं, तो जो है प्रत्येक जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है, इस दिन की जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण की स्थिति में होते हैं, तो लघु ज्वार आता है। तो ये कब आएगा, तो आप समझ गए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होंगे तब लघु ज्वार आता है। और कब आता है ये, तो प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो या अष्टमी हो, या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी हो, तो इस दिन आता है। सूर्य और चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों हो जाते हैं तो ज्वार उत्पादक जो बल है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं हम समझेंगे। जो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। तो आप इसको समझिएगा, लघु ज्वार किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका जो है मैप बना के नहीं बताया है कि चित्र बनाकर, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको समकोण की स्थिति कैसे बनेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये अपना हो गया सूर्य, इसको आप सूरज मान लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है ये अपने मान लेते हैं हम पृथ्वी, क्या मान लिया हमने, पृथ्वी। और यहाँ पे ये हो गया चंदा, है ना, चंद्रमा, चंद्रमा कह दो आप इसको। अब क्या होगा, अब जो है इसकी शक्ति इधर काम करेगी इधर, और इस प्रकार से ये वाली शक्ति इधर काम करेगी। तो ज्वार उत्पादक बल एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो विपरीत दिशा में काम करेगा। और ऐसी स्थिति कब आएगी, या तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आती है या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आती है। तो ये जो है समकोण की स्थिति बन रही है। देखिए आप, समकोण बन रहा है ये वाला, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इस तरफ बना लिया है, थोड़ा सा इस तरफ, आप इस तरफ देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं इसको। अब देखते हैं अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार। तो चंद्रमा अपने इस परिक्रमण जो है 27 दिन में पूरी करता है। यानी चंद्रमा अपनी परिक्रमण गति जो है 27 दिन में पूरी करता है पृथ्वी की। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर झुकाव हो तो चंद्रमा की किरणें ज्वार के अंदर लंबवत पड़ती है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है। ये स्थिति मकर रेखा पर भी होती है। ये असमान ज्वार भाटा आता है। यानी अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार कब आता है, जब चंद्रमा की जो परिक्रमण गति होती है तो वो उसका झुकाव उत्तर की तरफ अधिक होता है। तो ये जो है कर्क रेखा पर आता है। यानी कर्क रेखा मकर रेखा पर भी होती है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर ये बराबर पड़ती है। आप देख सकते हैं चंद्रमा की जो है यहाँ पर किरणें ज्वार, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो आता है ज्वार, उसको हम कहते हैं अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार। तो अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अयनवर्तीय ये बहुत ही पूछा जाने की संभावना है, अभी पूछा नहीं गया है कहीं पर। अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार कहाँ आता है, तो आपको बताना है कि चंद्रमा अपनी गति जब 27 दिन में पूरी करता है तो वो उत्तर की ओर उसका झुकाव अधिक होता है, जिसके कारण चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र के लंबवत पड़ती है। तो उस समय क्या होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर उच्चतम ज्वार आता है। तो ये स्थिति जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होती है। तो इसलिए इसको भूमध्य रेखीय ज्वार या साथ ही अयनवर्तीय भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। आगे देखिए, चंद्रमा का उत्तरायण एवं दक्षिणायन झुकाव से कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। यानी अयनवर्तीय ज्वार किसको कहते हैं, तो चंद्रमा का उत्तरायण एवं दक्षिणायन झुकाव से कर्क एवं मकर रेखाओं के पास अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। यानी इन दोनों के मध्य जो ज्वार आता है उसको हम अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा के लंबवत होता है, जिसे भूमध्य ज्वार कहते हैं। यानी भूमध्य ज्वार किसको कहते हैं, तो प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा के लंबवत होता है ना, तो वहां पर भूमध्य ज्वार बनता है। अब बात करते हैं उपभू और उपभू। तो अपभू तथा उपभू हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, अप यानी तो होता है हमेशा दूर और उपभू होता है हमेशा पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे उपभू की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है। यानी सीधे शब्दों में मैं ये कह दूं कि पृथ्वी और चंद्रमा जब बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो ऐसी स्थिति को उपभू कहते हैं।
और जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक पास होगा तो सीधी सी बात है कि जो है ज्वार भाटा का जो बल है, ज्वार का जो उत्पादन कर रहा है वो बल बहुत अधिक होगा। तो ये सर्वाधिक स्थिति जो है उपभू को होती है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है जो सामान्य ज्वार से 20% 15 से 20% बड़ा होता है। इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार कहते हैं। यानी इसे जब चंद्रमा और पृथ्वी पास पास होंगे तो उपभू हो गया, और उपभू होगा तो ज्वार बहुत ऊंचा आएगा। तो ऐसी कंडीशन को उपभू को हम भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। अब आगे देखिए, चंद्रमा की अधिकतम दूरी पर स्थिति होती है उसे हम अपभू की स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार आता है जो सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। इसे अपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। यानी यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति है। पहले हम उपभू पढ़ रहे थे तो पास पास में थे चंद्रमा और पृथ्वी, तो उस कारण क्या हो रहा था कि जब ज्वार उत्पादक बल अधिक काम कर रहा था और उच्च ज्वार आ रहे थे, लेकिन जब दूर होंगे तो ज्वार उत्पादक बल कम काम करेंगे, तो उस कंडीशन में न्यूनतम ज्वार आएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, दैनिक ज्वार एक दिन में किसी एक स्थान पर आने वाले ज्वार यानी एक दिन में किसी स्थान पर आने वाली ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है, यानी 52 मिनट देरी से आएगा। तो आप जानते हैं कि जो ज्वार और भाटा के मध्य 26 मिनट का अंतर होगा, यानी ज्वार और भाटा के मध्य 26 मिनट का अंतर होगा। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आते हैं। परीक्षा में पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ऐसा प्रश्न, 2015 वाली जो भर्ती थी उसमें प्रश्न ये आया था कि पृथ्वी की सूर्य और चंद्रमा की गति को दोगुना कर दिया जाए तो ज्वार कितनी देरी से आएगा। ऑप्शन थे आपके पास में 13, 26, 52, 104। तो वहाँ पर 26 करेक्ट होगा, क्योंकि अगर दुगुनी गति हो जाएगी, अगर सूर्य और चंद्रमा की दुगुनी गति हो जाती है तो 52 मिनट की जगह ये समय सिर्फ 26 मिनट लगेगा। वहीं बात करता हूँ मैं आपसे, तो अगर सूर्य और चंद्रमा की जो गति है वो जो है वर्तमान गति से आधी हो जाए या आधी गति रह जाए तो कितना समय लगेगा, तो 104 मिनट लग जाएंगे इसमें। इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। अब देखिए, अर्धदैनिक ज्वार किसी स्थान पर प्रत्येक दिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण बल को अपना सिद्धांत का आधार बताया। तो सबसे पहले ये जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ज्वार भाटा किस प्रकार से इसका उत्पन्न होता है, तो ये क्यों आता है। तो न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण बल को अपने सिद्धांत का आधार बनाया था। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत दिया था। ये भी ज्वार भाटा से संबंधित था। ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। विलियम हेवेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया, यानी विलियम हेवेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया, एवं एरी ने 1842 में नहर सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि न्यूटन ने 1687 में जो है गुरुत्वाकर्षण बल को ज्वार भाटा का सिद्धांत का आधार बताया था। 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और विलियम हेवेल जो थे 1833 में प्रगामी जो है तरंग सिद्धांत दिया, एवं एरी ने 1842 में नहर का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और समझा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे नए वीडियो के साथ में, और आपसे अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में रूबरू करवाने वाला हूँ। अगला टॉपिक अपना होगा महासागरीय जलधाराएं। तो हो जाइए तैयार, एक बार और टॉपिक को देख लीजिए। मैं बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ वो वाला टॉपिक। तो चलिए इसी आशा उम्मीदों के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको अपडेट होता रहे कि कब मेरा वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए नमस्कार।